सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज के आज के इस ई लेक्चर के सेशन में आप सब बच्चों का स्वागत है। सो बच्चों, आपको पता है कि अपन ने लास्ट लेक्चर अपन पढ़ रहे थे, वो था अपना लेक्चर नंबर 43, जिसके अंदर अपन ने प्रोफेशनल सर्विसेज के बारे में पढ़ा था। प्रोफेशनल सर्विसेज में अपन ने देखा था कि लीगल कंसल्टेंट, मार्केटिंग कंसल्टेंट, तो इन तरीके की जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ये लोगों को हम प्रोफेशनल सर्विसेज में काउंट करते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि आजकल क्या है, प्रोफेशनल सर्विसेज का ट्रेंड चला हुआ है। तो कैसे जब ये प्रोफेशनल सर्विस वाले अपने आप को मार्केट करना चाहते हैं, तो आजकल ऐसी कौन कौन सी न्यू टेक्निक्स जो मार्केट में चल रही हैं वो लोग यूज़ करते हैं अपनी खुद की मार्केटिंग करने के लिए। तो उसी पार्ट को पहले हम आगे बढ़ाते हैं, जो उन्हीं टेक्निक्स को अपन पढ़ेंगे। तो अपन ने वहाँ पे 3 टेक्निक्स पढ़ ली थी, आज अपन चौथी टेक्निक से स्टार्ट करेंगे। चौथी टेक्निक है हमारी ईमेल मार्केटिंग। देखिए, ग्रीन स्टार ने कहा था कि जो ये ईमेल मार्केटिंग है, अकॉर्डिंग टू दिस, कि प्रोफेशनल सर्विस के अंदर 50% ऑफ कस्टमर्स जनरेशन हम ईमेल मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग जब हम कर रहे होते हैं तो एक इस बात का हमें ख्याल रखना होता है कि हम जो भी इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं वो उन्हीं लोगों तक पहुंचाएं जो कि इसके टारगेट कस्टमर हैं। यदि हम अपनी प्रोफेशनल सर्विस के बारे में सिंपली विदाउट सेगमेंट कस्टमर्स को भेजे जा रहे हैं ईमेल्स, तो वो सिर्फ स्पैम मेल में जाने के अलावा कोई इम्पैक्ट नहीं छोड़ेगा। तो इसके लिए ये ज़रूरी होता है ईमेल मार्केटिंग के लिए कि आप क्या करिए, आप अपना जो ईमेल ड्राफ्ट करें, तो ईमेल ड्राफ्ट करते वक्त आप अपने कस्टमर्स को भी सेगमेंट कर लीजिए कि कौन से कस्टमर को आपको ये ईमेल मार्केटिंग या ईमेल मार्केटिंग के थ्रू मैसेज कन्वे करना है। तो जब आप ईमेल मार्केटिंग यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए हमें कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है। सबसे पहला देखिए, ओनली सेंड द मार्केटिंग ईमेल्स टू द ऑप्ट-इन और पीपल्स यू नो। उन्हीं लोगों को आप ईमेल मार्केटिंग करिए जिनको आप जानते हैं। हमें सब, आपको, मुझको, सबको पता है कि हम लोग सब लोग मेल यूज़ करते हैं। आज आपके पास दिन में कई तरीके की मेल्स आती हैं, इसमें से कुछ मेल्स तो वो होती हैं जो आपके काम की होती हैं, वो आप उसको इनबॉक्स में ही रख देते हो। पर बाकी रिमेनिंग मेल्स को क्या करते हो आप लोग उनको स्पैम मेल में फॉरवर्ड कर देते हो। अब जब भी नेक्स्ट डे वो मेल कोई आएगा उस कंपनी से, वो सीधे सीधे कहाँ जाएगा, स्पैम मेल में चला जाएगा। यानी कि आपका किया हुआ मार्केटिंग का एफर्ट कस्टमर्स को हिट नहीं करेगा। तो सबसे पहली चीज़ ये करिए कि आप उन्हीं लोगों को ईमेल करिए जिन लोगों को आप जानते हैं। सेकंड, सेगमेंट योर ईमेल लिस्ट। अब जिन लोगों को आप जानते हैं उनको भी आप क्या करिए, क्योंकि सारे लोग तो प्रोफेशनल सर्विसेज यूज़ नहीं करेंगे, तो सब उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, अपने कस्टमर को हम सेगमेंट कर सकते हैं। सेगमेंट कैसे करेंगे? आप सेगमेंट कर सकते हैं जॉब्स के बेसिस पर, आप सेगमेंट कर सकते हैं टारगेट कस्टमर के बेसिस पर, आप सेगमेंट कर सकते हैं ज्योग्राफिकली, आप सेगमेंट कर सकते हैं बिहेवियरली, साइकोग्राफिक बेसिस पे, लाइफ स्टाइल के बेसिस पे, कि कौन कौन सा पर्सन, कौन सी इनकम वाला पर्सन, कौन सा ऑक्यूपेशन वाला पर्सन क्या है, प्रोफेशनल सर्विसेज को यूज़ करता है। तो पहले आप कस्टमर्स को सेगमेंट करिए, फिर सेगमेंट में देखिए कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको आप जानते हैं, तो उन्हीं लोगों को आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू अपनी इन्फॉर्मेशन पास ऑन करिए। फिर आता है एडजस्ट योर अप्रोच बेस्ड ऑन एनालिटिक्स। देखिए, ये आपका क्या है, ये कहता है कि क्लिक रेट्स एट योर ईमेल सेंड्स, कि जिस पर्सन ने को भी आपने ईमेल किया है, यदि उसने ओपन करके आपके मेल को देखा है तभी आपके उस मेल का वेटेज है। क्योंकि आपको पता है, जैसे हमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन देखा था, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में जो भी नॉर्मल पर्सन जितनी बार भी वेबसाइट को क्लिक करता है, उस प्रकार के ऐसे आपकी जो वेबसाइट की रेटिंग है वो बढ़ती चली जाती है। यानी क्लिक रेट बेसिस पर आपकी रेटिंग तय की जाती है। तो ईमेल के अंदर भी हमें इस बात को ध्यान रखना है कि कितने बार आपके ईमेल्स को पढ़ा गया है, देखा गया है। उसी से आप अपने ईमेल के कंटेंट को की वैल्यू समझ सकते हैं कि वो कितना सही कंटेंट है। देन पांचवी जो पिलर हम लोग टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वो है नेटवर्किंग एंड रेफरल्स। हम यह बात करेंगे इनबाउंड मार्केटिंग की। इनबाउंड मार्केटिंग आपने पहले भी कहीं सुना होगा। आजकल इनबाउंड मार्केटिंग प्रोफेशनल सर्विसेज के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है।
इनबाउंड मार्केटिंग एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। ये किस तरीके की स्ट्रेटेजी है? ये नेटवर्किंग और रेफरल्स मार्केटिंग के तरह होती है। जैसे आज मैं एक कस्टमर हूँ, मेरे पास आप एक मार्केटिंग करने आए और मैंने आपके प्रोडक्ट को परचेज़ कर लिया। अब आपने मुझसे पूछा कि सर आप अपने साथ ऐसे किसी 2-3 ऐसे लोगों के नाम बता दीजिए जो कि आप ही की तरह सर्विसेज कंज्यूम कर सकते हैं। तो मैंने आपको 3 लोगों के नाम बता दिए। अब आप उन 3 लोगों को अप्रोच करोगे कि आप इन तीनों को मेरे थ्रू आप अप्रोच कर रहे हो। यहाँ पे क्या होगा, उन तीनों के थ्रू आप और 3 लोगों के नाम पूछोगे, तो आपके पास से अब कितने हो गए? 9 लोग। तो मैंने आपको 3 बताए, उन 3 से आपने 3 नए लोगों के बारे में मालूम किया, नेटवर्क रेफरेंस लिए, 9 हो गए। अब उन 3 के पास जाओगे, वहाँ से 3 और मालूम चल जाएंगे। तो इस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग जो है ट्री मार्केटिंग की तरह आगे चलता जाता है। और ये जो इनबाउंड मार्केटिंग होती है, ये आपके नेटवर्किंग और रेफरल्स के बेसिस पे काउंट की जाती है। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलता है कि अगर आप किसी कस्टमर के पास किसी एग्जिस्टिंग कस्टमर के रेफरेंस से जाते हो, तो वो आपकी इंफॉर्मेशन, आपके मैसेज को सुनता है, आपकी बात को सुनता है। इसलिए इनबाउंड मार्केटिंग में भी क्या है, आजकल प्रोफेशनल सर्विसेज ज़्यादा यूज़ की जाने लगी है। अब जैसे मान लीजिए मैंने किसी पर्सन से एक लीगल कंसल्टेंसी ली, मुझे अच्छा लगा, तो उस प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर ने क्या किया, उसने मुझसे कहा कि सर आप अपने कॉन्टैक्ट में ऐसे 2 या 3 लोग मुझे बता दीजिए जो ऐसी लीगल कंसल्टेंसीज ले सकते हैं। तो मैंने उनको 2 या 3 लोगों के नाम बता दिए, एक आदमी का नाम बता दिया। फिर उन्होंने उनको ईमेल किया, कंटेंट अपना भेजा कि हम लोग कैसे सर्विसेज देते हैं। तो यहाँ ये फ़ायदा मिलेगा कि वो जो पर्सन होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी उसका आपका एक एग्जिस्टिंग कस्टमर हूँ और मैंने ही आपका नाम रिकमेंड किया है, तो वो आपके इस मैसेज को, आपकी इस सर्विसेज को सुनेगा भी और कंज्यूम भी करेगा। और ज़्यादा ट्रस्ट इसमें डेवलप होता है इनबाउंड मार्केटिंग में। इसलिए हम लोग इनबाउंड मार्केटिंग प्रोफेशनल सर्विस में आजकल यूज़ करने लग गए हैं। अब देखिए, अगर हम रेफरल्स की बात करते हैं, रेफरल्स में हमें क्या मिलता है? अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि हम राइट पर्सन को अप्रोच कर पा रहे हैं। अगर आपने किसी पर्सन का, एक कस्टमर का एक प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया, तो आप क्या कहते हो? क्या आप किसी अदर पर्सन को जानते हो जो ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व रहता है, जो प्रोजेक्ट्स करता रहता है? तो आप मेरा नाम रिकमेंड कर दीजिए। तो आपने क्या किया, आपने क्या किया, आपने उस अपने फ्रेंड को उसका नाम रिकमेंड कर दिया। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? हमें एक अच्छा रेफरल मिल रहा है, एक ट्रस्टेड कंज्यूमर का रेफरल मिल रहा है, और सेकंड पर्सन का अप्रोच करने के लिए हमें रेफरेंस मिल जाता है। इसलिए इनबाउंड मार्केटिंग आजकल यूज़ की जा रही है। देन आता है हमारा मार्केटिंग ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। देखिए, पब्लिक यूटिलिटी, पहले हम देखते हैं पब्लिक यूटिलिटी होती कितनी प्रकार की है। पब्लिक यूटिलिटी वो सर्विसेज होती हैं जो बेसिक नीड्स हैं कंज्यूमर्स की, सोसाइटी को और इकोनॉमी को वेलफेयर के लिए दी जा रही हैं। जैसे वाटर सप्लाई एक पब्लिक यूटिलिटी है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ये एक पब्लिक यूटिलिटी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये एक पब्लिक यूटिलिटी है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यदि आप ऐसी किसी सर्विसेज में डील कर रहे हैं जो पब्लिक और सोसाइटी की वेलफेयर के लिए है, तो उसकी मार्केटिंग कैसे की जाती है या कैसे की जा सकती है। तो इस पब्लिक यूटिलिटी को भी हमने क्या किया है, पहले सेगमेंट करेंगे। सबसे पहला हम देखते हैं ज्योग्राफिकल सेगमेंट। तो यहाँ पे पब्लिक यूटिलिटी जब हम बना रहे हो स्ट्रेटेजी, तो देखिए यहाँ पे जो पब्लिक यूटिलिटी को ज्योग्राफिकल वाइज सेगमेंट किया जा रहा है, तो वो किया जा रहा है कंट्री वाइज, कंट्री के बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज, सिटी वाइज, टाउन वाइज, विलेज वाइज, एरिया वाइज। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, शहर को, ज़िले को, हर चीज़ को सेगमेंट करते हुए चलते हैं, क्योंकि हम यहाँ वो सारे स्पेशल एरियाज़ देख रहे हैं जहाँ पे हमारी पब्लिक यूटिलिटी की रिक्वायरमेंट है और पब्लिक को वो चीज़ चाहिए। अगर हम यहाँ पे डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन देखते हैं, तो उस सेगमेंटेशन में हम करेंगे पॉपुलेशन वाइज, कहाँ पे कितनी पॉपुलेशन अवेलेबल है, एज वाइज, कौन सी एज के लोगों को ज़्यादा पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज चाहिए, ऑक्यूपेशन वाइज, कौन से ऑक्यूपेशन के लोगों को पब्लिक यूटिलिटी सर्विस की रिक्वायरमेंट है। फिर आता है हमारा साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। ये हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कंज्यूमर लाइफ स्टाइल के बेसिस पे।
एक हम करते हैं सोशल क्लास। आज हाई क्लास लोग हैं उनको पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज कितनी रिक्वायरमेंट है, मिडिल क्लास लोग हैं उनको कितनी रिक्वायरमेंट है, लोअर क्लास लोग हैं उनको पब्लिक यूटिलिटी कितनी सर्विस रिक्वायरमेंट है। तो ये हम उनकी लाइफ स्टाइल और सोशल क्लास के बेसिस पे भी सेगमेंट कर सकते हैं। ऐसा ही आता है बेनिफिट सेगमेंटेशन, यानी कौन से कस्टमर को कौन कितना बेनिफिट के पर्पस से हम पब्लिक यूटिलिटी के हिसाब से उसको सेगमेंट कर रहे हैं। जैसे अगर हम होटल इंडस्ट्री को देख रहे थे तो होटल इंडस्ट्री अपने यहाँ जो हॉल्स होते हैं उसके यहाँ पे जहाँ पे वो पार्टीज़ को अरेंजमेंट देते हैं, वो मैरिज पर्पस से भी दे सकता है और मीटिंग पर्पस से भी दे सकता है, सेरेमनी पर्पस से भी दे सकता है और कॉन्फ्रेंस हॉल यानी कॉरपोरेट मीटिंग्स के पर्पस से भी दे सकता है। तो यहाँ हमें देखना है कि हमारी पब्लिक यूटिलिटी कंज्यूमर्स को कौन से बेनिफिट में ज़्यादा चाहिए। जैसे कहीं आप बैंक्वेट हॉल जा रहे हैं, बैंक्वेट हॉल मान लीजिए शहर से बहुत दूर है, तो वहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि लोग वहाँ पे पहुँचेंगे कैसे। तो उनके लिए कौन सी पब्लिक यूटिलिटी, कौन सा ट्रांसपोर्टेशन और उनको कौन कौन सी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट रहेंगी, ये हम उनके बेनिफिट के हिसाब से सेगमेंट कर सकते हैं। अब आता है मार्केटिंग मिस, कैसे मार्केटिंग पीस को ये सेगमेंट यूज़ कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमें देखना है, सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्यों है? क्योंकि वही चीज़ तो हम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को यूज़ के लिए रेफ़र कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम जो कस्टमर्स हैं उनको हमारी पब्लिक यूटिलिटी के बेनिफिट्स बताएंगे, उनको ये बताएंगे कि ये पब्लिक यूटिलिटी कौन दे रहा है, क्या सरकार के थ्रू आ रही है, पब्लिक के थ्रू आ रही है या प्राइवेट सेक्टर दे रहा है, तो उसी प्रकार से वो अपनी सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए अपनी डिज़ायर्स और अपनी नीड को बताएगा। देन आता है प्राइस। यदि आप पब्लिक सर्विसेज देखते हैं, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के अंदर आप पब्लिक देखते हैं, जैसे मान लीजिए आज आप देखते होंगे कि कई सारी चीज़ें हैं जो प्राइवेट भी चल रही हैं और पब्लिक के थ्रू भी चल रही हैं। जैसे आप ट्रांसपोर्ट की बात कर लीजिए, एक आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रहा है जो रोडवेज़ की बसेस चलती हैं। यहीं पे कुछ एरियाज़ में आप देखिए कि प्राइवेट रूट की बसेस भी चल रही हैं। जैसे आज आपको मान लीजिए दिल्ली टू जयपुर जाना है, तो यहाँ आपके लिए रोडवेज़ भी है, सरकार की रोडवेज़ की बसेस भी चल रही हैं। ऐसे ही कोई प्राइवेट बस प्रोवाइडर भी है जो आपको वॉल्वो सर्विसेज दे रहा है, जो आपको दिल्ली टू जयपुर और जयपुर टू दिल्ली तक का रूट का लिए आपको मोड प्रोवाइड करवा रहा है। अब इनमें दोनों जगह हमें प्राइस का अंतर नज़र आता है। ये नज़र आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेसिस पर, डिग्री ऑफ वैल्यू के बेसिस पर। अगर आप रोडवेज़ को कंपैरिजन करते हैं प्राइवेट से, यानी पब्लिक रोडवेज़ को प्राइवेट से देखते हैं, तो यहाँ देखिए कि रोडवेज़ सिर्फ सरकार क्या देख रही है, यहाँ प्राइस कम लेती है, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ़ कस्टमर ज़्यादा हो सकते हैं दिल्ली टू जयपुर मूव करने वाले। क्योंकि हो सकता है जो सेगमेंट किया गया वो कौन सा है, क्योंकि हर एक पर्सन अगर हाई क्लास का होगा वो बाय रोडवेज़ नहीं जाएगा, वो या तो अपनी कार से जाएगा या अपने प्राइवेट व्हीकल से जाएगा। पर यदि हम देखते हैं प्राइवेट व्हीकल्स वालों को, वो यहाँ पे रेट अपने ज़्यादा चार्ज करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो जो बस प्रोवाइड करवाते हैं उसके अंदर उनके एयर कंडीशन बस भी होती हैं, कंफर्टेबल सीट्स भी होती हैं, वो अच्छे होटल्स के अंदर रोकेंगे, आपकी टाइमली आपको वहाँ पहुँचाएंगे। जबकि पब्लिक रोडवेज़ होगा तो वो क्या करेगा, वो जगह जगह कस्टमर्स को या जो वहाँ पे सवारी जो होती है, जो पैसेंजर्स होते हैं, उनको हर डेस्टिनेशन पर रोकेगा, हर स्टॉप पर रोकेगा, न्यू पैसेंजर्स चढ़ाएगा, न्यू कई पैसेंजर्स को उतारेगा। तो यहाँ आपका टाइम लिमिट भी कंज्यूमर्स देखता है। तो जितनी हम सर्विसेज अपने कंज्यूमर्स को देते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे प्राइसेस भी तय की जाती है। देन आता है प्लेस। पब्लिक सर्विसेज जब हम किसी को प्रोवाइड करा रहे होते हैं तो हमें देखना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। जैसे यदि आप हायर एजुकेशन सर्विसेज देखते हैं तो हमारे को क्या नज़र आता है, हायर एजुकेशन सर्विसेज के लिए कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, जहाँ पे कल्चर का एक रोल आता है, पढ़ाई का एनवायरनमेंट का रोल आता है। यस, तो यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा कस्टमर कौन सी सर्विसेज लेने के लिए किस तरीके का कस्टमर होगा और उसको कौन सी सर्विसेज चाहिए। एक आपने देखा होगा कि सरकारी स्कूल भी हैं, सरकारी कॉलेजेस भी हैं, और सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। तो दोनों जगह का एनवायरनमेंट भी आप देख सकते हैं। अब आप देखिए कई सारे जो पब्लिक कॉलेजेस हैं, सरकारी कॉलेजेस होते हैं, वो मेन सिटी के अंदर हैं क्योंकि वो पहले से इस्टेब्लिश्ड हैं।
जबकि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं या प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो क्या है, शहर के कई बार बाहर भी बनाए जाते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा लैंड चाहिए होती है, वो ज़्यादा एमिनिटीज़, ज़्यादा फैसिलिटीज़, ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। तो इस तरीके से हम प्लेसेस को भी देख सकते हैं। यदि हम पीपल की बात करें, पीपल देखिए कि यहाँ पे कौन है जो उस पब्लिक यूटिलिटी को यूज़ करने वाला है। देखिए पीपल का मतलब है वो लोग जो कि इस पब्लिक सर्विसेज को डिलीवर करने वाले हैं। तो यहाँ हमें ये देखना है कि कौन सी सर्विसेज की डिमांड ज़्यादा है। यदि आप रिटेल लेवल पे देखते हैं, इंडिविजुअल कस्टमर के हिसाब से देखते हैं, तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा क्लासेस ऑफ कस्टमर्स। जैसे रेजिडेंशियल कस्टमर है, कमर्शियल पर्पस से है या इंडस्ट्रियल पर्पस से है, आप कौन सी सर्विसेज उनको डिलीवर करने वाले हैं, कौन सी पब्लिक यूटिलिटी के लिए आप लोग ज़्यादा देखिए। अब आप देखिए कि अगर रेजिडेंशियल में पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज होती हैं तो वहाँ पे अलग तरीके के लोग आते हैं, क्योंकि वो रेजिडेंशियल है, उनके लिए जो पीपल्स आते हैं वो ज़्यादा ट्रेंड होते हैं। अगर हम कमर्शियल देखिए तो वहाँ पे अलग तरीके के लोग हैं, और ऐसे ही इंडस्ट्रियल में देखिए तो वहाँ पे अलग तरीके के लोग आपको दिखाई देंगे जो कि ये सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे होंगे। फिर आता है प्रोसेस। अब प्रोसेस का मतलब होता है कि फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड द कंज्यूमर्स, कितनी जल्दी आपने इस चीज़ को कंप्लीट किया। तो पब्लिक सर्विस के अंदर देखिए वर्कर्स, ट्रेड यूनियन जो होते हैं वो पब्लिक की सारी नीड को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको सेटिस्फाई भी करते हैं। जैसे आप वाटर रिसोर्सेज के बारे में देख सकते हैं, तो वाटर रिसोर्सेज के अंदर आप देखिए कि वाटर का प्रोडक्शन और वाटर का यूज़ कैसे किया जा रहा है। आप देखिए कई घरों में आजकल अगर हम देखें तो वाटर, पानी की हम देख रहे हैं कि सुबह आता है, आधे घंटे आ रहा है, और ऐसा ही आप देखिए कोई प्राइवेट जो वाटर सप्लायर होता है जो पानी सप्लाई करता है वो आपको एनी टाइम किसी भी टाइम पे आप फ़ोन करिए वो आपको प्रोवाइड कराने आ रहा है। तो ये भी तो आपका प्रोसेस निपटा देखा जा रहा है इसके अंदर। फिर आता है फिज़िकल एविडेंस। फिज़िकल एविडेंस पब्लिक यूटिलिटी में दो तरीके से देखा जा सकता है, रिमोट सर्विसेज के बेसिस पे और इंटरपर्सनल सर्विसेज के बेसिस पे। रिमोट सर्विसेज कौन सी हैं? यहाँ पे वो कस्टमर जो कि डिस्टेंस पर है, दूरियों पे बैठा है, यहाँ पे जो सर्विसेज परफॉर्म करता है एम्प्लॉयज़, वो उसके एक्शन और उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से होती है। जैसे टेलीफोन, इंश्योरेंस, मेल। तो आप देखिए कि कई सारे ऐसे रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि गांवों के अंदर भी हमारी मेल डिलीवरी हो रही है, टेलीफोन्स, इलेक्ट्रिसिटी। आप देखते होंगे कि शहरों के कंपैरिजन गांवों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कम प्रोवाइड की जाती है, पर शहरों में इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोवाइड की जा रही है, क्योंकि नीड ऑफ द दिस थिंग कहाँ पे ज़्यादा है ये देखा जा रहा है। देन आता है इंटरपर्सनल सर्विसेज। ये वो सर्विसेज हैं जो टू एक्सट्रीम कस्टमर्स के हिसाब से देखी जा रही हैं, जैसे रेस्टोरेंट, होटल, हेल्थ क्लिनिक, बैंक, एयरलाइंस। यहाँ पे हम फिज़िकल एविडेंस देखिए, अगर आप किसी शहर में जा रहे हैं, शहर के अंदर आप एक होटल, रेस्टोरेंट का एम्बियंस देखते हैं, वहाँ पे कस्टमर्स का क्लास देखते हैं, क्योंकि ये भी तो आपको एक नीड प्रोवाइड करवा रहा है, खाना। पर यदि आप वहाँ के बैंक देखते हैं, शहरों में बैंक कितने सही तरीके से साफ़ सुथरे, नीट एंड क्लीन रहते हैं, पर कई बार अगर हम ऐसे एरियाज़ में जाते हैं तो वहाँ पे हमें दिखाई देता है कि वहाँ उतना एनवायरनमेंट नहीं है जितना हमारा शहरों के अंदर है। तो यहाँ पे भी पब्लिक यूटिलिटी या कस्टमर को देखते हुए ही सर्विसेज दी जा रही हैं, कैसे आपस में रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। अब ये सारी चीज़ें किससे रिलेट करती हैं? इंटरपर्सनल सर्विसेज के साथ रिलेट करती हैं। तो यही है बच्चों आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।